Hello, outstanding students. Welcome to Home Study. How are you all? So I hope you all are great. So आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर 5 जो हमने पिछली वीडियो में स्टार्ट कर चुका है। तो आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में और भी डीपली। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी वेरियस सेल्स फ्रॉम ह्यूमन बॉडी और किस टाइप के सेल होते हैं। साथ ही साथ हमने बात की थी कि सेल की स्ट्रक्चर और साइज क्या होती है और सेल किस चीज से बनी होती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ और सेल के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। इसका मतलब है कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है कि सेल किस किस चीजों से बना होता है, उसके अंदर की बात हम पढ़ेंगे। यानी आज हम सेल के अंदर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शंस दे परफॉर्म। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि सेल जो होता है उसका अलग शेप और हर सेल के अलग अलग साइजेस होते हैं। हर टाइप ऑफ सेल्स की बात कर रही हूँ मैं। तो हर जो हमारे हमारे जो सेल्स होते हैं वो बहुत तरीके के होते हैं स्टूडेंट्स। अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, अलग अलग फंक्शंस वो परफॉर्म करते हैं, अलग उनका शेप होता है। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है सिमिलर हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनके ऑर्गेनाइजेशन यानी उस सेल को जिस तरीके से बनाया गया है उसमें काफी डिफरेंस पाया जाता है। मगर कुछ चीजें सिमिलर होती हैं, जैसे न्यूक्लियस आपको मिलेगा ही मिलेगा, आपको साइटोप्लाज्मा, प्रोटोप्लाज्मा और सेल का मेम्ब्रेन आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन वो भी वारी होता है अलग अलग टाइप के सेल्स में। उनके जो फंक्शंस और उनके अंदर जो जिस चीज से वो बने होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि सेल्स एंड द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंक्शंस दे परफॉर्म। अलग टाइप के फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं वो उसी टाइप से उनका शेप और साइज होता है सेल्स का। Some cells like amoeba have changing shapes. अमीबा एक ऐसा सेल है जो एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में काउंट होता है, यानी वो एक सिंगल सेल है और वो खुद ही एक ऑर्गेनिज्म है और वो अपना शेप कंटिन्यूअसली स्टूडेंट शेप चेंज करता रहता है। यानी उसकी जो शेप है इट्स कंटिन्यूअसली चेंजिंग। तो इस टाइप के भी ऑर्गेनिजम्स आपको पाने को मिलेंगे। इन सम केसेस the cell shape could be more or less fixed and peculiar for a particular type of cell. हो सकता है कि उस सेल का काम कुछ इस तरीके का हो, उस सेल का काम कुछ इस तरीके से हो कि उसको अपना शेप चेंज करना होता हो, तो वो फिक्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है उसका फंक्शन ऐसा हो कि उसका शेप बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए, हो सकता है उसका फंक्शन ऐसा हो कि उसका शेप बार बार चेंज ही होना चाहिए। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा आप। ईच लिविंग सेल has the capacity to perform certain basic functions that are characteristic of all living forms. Yes, हर लिविंग सेल कुछ ना कुछ फंक्शंस तो जरूर परफॉर्म करता है जो कि एक लिविंग फॉर्म का कैरेक्टरिस्टिक होता है। यस, देखिए लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, जो एक लिविंग सेल का उसका जो प्रमाण होता है कि हाँ ये प्रूफ है कि हाँ ये एक लिविंग है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो होता है एक सिंगल सेल। जी हाँ स्टूडेंट्स, वो होता है एक सिंगल सेल। अगर एक सिंगल सेल लिविंग की तरह बिहेव नहीं करेगा तो पूरा ऑर्गेनिज्म डेड ही माना जाएगा। आपने सुना है कि आपके स्किन के ऊपर के सेल्स जो डेड स्किन्स कहते हैं, जिसे वो शेड होने लगती हैं अपने आप या वो निकलने लगती हैं, तो क्योंकि वो डेड हो चुकी हैं और उनका कोई फंक्शन नहीं है तो वो बिल्कुल भी यूजफुल नहीं बची। इसीलिए एक पर्टिकुलर सेल भी जो एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और टुगेदर मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म भी चाहे वो बना रहा हो, उसमें भी हर एक सेल एक लिविंग सेल की तरह बिहेव करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तभी उसे हम एक लिविंग फॉर्म का कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं उस होल मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म को। डिड यू गेट माय पॉइंट? हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म दीज बेसिक फंक्शंस? लेकिन ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ऐसी क्या चीजें होती हैं कि वो एक लिविंग सेल की तरह परफॉर्म करती हैं? तो उसी के बारे में हम हमारे आने वाले टॉपिक यानी हमारे आज के टॉपिक पे हम रहेंगे और आगे आने वाली वीडियोस पे भी इन्हीं बातों के बारे में चर्चाएं करेंगे। तो देखते हैं हम। We know that there is a division of labor in multicellular organisms such as human beings. हम मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स में ज़्यादा इधर उधर नहीं भागेंगे, हम ह्यूमंस के ही एग्जाम्पल लेंगे क्योंकि हम खुद एक ह्यूमन बींग है। तो हम ह्यूमन खुद के एग्जाम्पल से जो चीज़ें समझ सकते हैं शायद वो हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल से ना समझ पाए। तो इसीलिए यहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ह्यूमन बींग्स का ही एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश की गई है। तो क्या बोल रहा है ये कि we know that there is a division of labor in multicellular organisms such as human beings. Yes, हमें पता है कि हमारे human beings की यानी हमारे शरीर में भी अलग अलग टाइप की चीजें हैं जो हमारी बॉडी परफॉर्म कर रही है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है,
रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो ये जितने भी सिस्टम हैं हमारी बॉडी में, ये अलग अलग टाइप के सेल्स ही परफॉर्म कर रही हैं। क्यों परफॉर्म कर रही हैं? क्योंकि उन अलग अलग टाइप के सेल्स में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, उनका अपना अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट बोला है दिस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। यस, द ह्यूमन बॉडी हैज अ हार्ट टू पंप ब्लड। अब जैसे कि हम ह्यूमन बॉडी में, वही जो मैंने अभी आपको बताया उसी के बारे में इन्होंने भी बताया है कि जैसे कि हमारे ह्यूमन में हार्ट होता है, वो ब्लड पंप करता है। स्टोमच होता है जो फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। लेकिन ये तो हम जो बात कर रहे हैं ऑर्गेन्स की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये एक सिंगल सेल तो परफॉर्म नहीं कर रहा है। हमारा डाइजेशन, हमारा सर्कुलेशन एक सिंगल सेल तो नहीं कर रहा है ना, वो तो एक ऑर्गेन कर रहा है। जैसे कि हार्ट हमारा एक ऑर्गेन है, स्टोमच हमारा एक ऑर्गेन है, पैनक्रियाज हमारा एक ऑर्गेन है, गॉल ब्लैडर हमारा एक ऑर्गेन है। लेकिन उनमें जो सेल हैं, वो सेल्स यानी ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके टिश्यूज बनते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यूज मिलके ऑर्गेन्स बनते हैं। इसके बारे में हमने पहले वाली क्लासेस में पढ़ा होगा। तो यही ऑर्गेन्स में जो सेल्स होती हैं वो एक डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं। लेकिन सेल में ऐसी कौन सी चीज होती है, ऐसी कौन सी चीज एक सेल में होती है जो उन्हें डिफरेंट बनाती हैं? तो उस सेल में जो डिफरेंट चीजें होती हैं वो होती हैं उनके अंदर की ऑर्गेनेलीज, जो उनके अंदर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करती हैं। तो ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज परफॉर्म अ स्पेशल फंक्शन, और एक सेल ऑर्गेनेलीज जो है वो एक डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है, सच एज मेकिंग ऑफ न्यू मटेरियल इन द सेल, यानी कि सेल में नई तरीके की चीजें बनाना, क्लियरिंग अप ऑफ वेस्ट मटेरियल, इवन सेल से ही जो गंदगी होती है उसको भी निकालना, एंड सो ऑन। सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनेलीज, यानी सेल अकेला अपना काम नहीं कर सकता। सेल के अंदर जो उसकी ऑर्गेनेलीज होती हैं वही होती हैं जो उस सेल को उसका एक बेसिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हेल्प करती हैं। These organelles together constitute the basic unit called the cell, यानी सेल जो बन रहा है वो बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेल, एंड वो उन्हें, और वो सेल जो है वो कैसे बन रही हैं? ऑर्गेनेलीज से बन रही हैं स्टूडेंट्स। इट इज इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव सेम ऑर्गेनेलीज नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन इज और व्हाट ऑर्गेनिजम्स दे फाउंड इन। इसका मतलब ये है कि ये बात जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि cells are found to have the same organelles no matter what their function is, यानी सेल्स की जनरली ऑर्गेनेलीज सेम ही होती हैं, लेकिन ये मैटर नहीं करता कि उसका फंक्शन क्या है। आगे आने वाले पार्ट में हम इस बारे में और डीपली चर्चा करते हैं। पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ? तो रोबोट हुक डिस्कवर्ड सेल्स। कैसे डिस्कवर्ड किया था? उन्होंने कॉक का एक स्लाइस लिया था जिसको माइक्रोस्कोप के अंदर जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उन्होंने एक हनीकॉम जैसा स्ट्रक्चर पाया था जिसको उन्होंने नाम दिया सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? बिकॉज हम सेल को स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो या कोई भी चीज हो वो सेल से बनी होती है, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उस ऑर्गेनिज्म की और उस बॉडी की, राइट? अब हम आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ, यानी सेल किस चीज से बना होता है, एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, और सेल का जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है यानी किस तरीके से सेल हमारा पूरे अच्छी तरीके से बना हुआ होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो वी सॉ अबव दैट द सेल हैज स्पेशल कंपोनेंट्स कॉल्ड ऑर्गेनेलीज। हमने ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ा। हाउ इज अ सेल ऑर्गेनाइज्ड? अब लेकिन वो सेल ऑर्गेनाइज कैसा होता है वो अब हम पढ़ेंगे। इफ वी स्टडी अ सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप वी वुड कम अक्रॉस 3 फीचर्स इन। जब भी हम किसी सेल को माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं तो हमें कुछ चीजें होती हैं, 3 चीजें ऐसी होती हैं जो हर सेल में पाई ही जाती हैं। वो पहली चीज होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी जो सेल की आउटर कवरिंग होती है। दूसरा हो गया हमारा न्यूक्लियस जो हमारे सेल के बीच में पाया जाता है, और साइटोप्लाज्मा जो हमारे सेल के अंदर का पूरा कंटेंट होता है। तो ये 3 बेसिक चीजें हमें हर सेल में मिलती हैं, एंड ऑल एक्टिविटीज इनसाइड द सेल्स एंड इंटरेक्शंस ऑफ द सेल विद इट्स एनवायरनमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दीज फीचर्स, यानी इन्हीं 3 फीचर्स की वजह से सेल में सारे फंक्शंस पॉसिबल हो पाते हैं।
और अगर ये ऑर्गेनेलीज नहीं होंगी, ये तीन चीज़ें अगर नहीं होंगी, तो हमारा सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म करने में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा उसके लिए फंक्शंस परफॉर्म करना। बात करते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन की। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो सारी हमें सेल के अंदर मिलती हैं, सेल के अंदर मिलती हैं, जिन्हें हम सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। तो सबसे पहला जो बात कर रहे हैं हम वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी ये जो होती हैं ये सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, यानी जो सेल को बाहर से कवर करता है। देखिए, हर चीज़ की कवरिंग ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर हम कवर नहीं करेंगे तो उसमें जो एक्सचेंज वाला फंक्शन है, उसमें जो सेफ्टी वाला पर्पस है, वो सारी चीज़ें होने में बहुत इम्पॉसिबिलिटीज आ जाती है। इसीलिए हर चीज़ को हम कवर करके रखते हैं। देखिए, जैसे आप अपनी कॉपी को भी कवर करते हैं ताकि आपकी कॉपी गंदी ना हो जाए, ठीक है। अगर हमें और भी कोई भी चीज़ होती है तो उसे हम कवर करके रखते हैं फॉर सेफ्टी। तो ऐसे ही सेल में भी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, उसका हमने नाम दिया है सेल मेम्ब्रेन। ये क्या करती है बेसिकली, जैसे मान लीजिए ये हमारा सेल है, तो ये सेल है और ये आउटर एटमोसफियर है और ये हमारा सेल है। तो ये क्या करेगी, ये कवरिंग उसको आउटर और इंटरनल दोनों एनवायरनमेंट के को डिफरेंशिएट करेगी, ताकि वो अंदर से सेल प्रोटेक्टेड रहे और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का इफेक्ट उस पर इतनी आसानी से ना पड़ सके। The plasma membrane allows or permits the entry and exit of some materials in and out of the cell. Plasma membrane क्या करता है कि ये हमारे सेल में जो मटेरियल्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, उसको इन और आउट वाला फंक्शन परफॉर्म करता है। यानी सेल में क्या आना है और क्या नहीं आना है ये भी डिसाइड करने का काम किसका होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। और उसे परमिशन कौन देता है किसी चीज़ को अंदर आने के लिए या किसी चीज़ को बाहर जाने के लिए, वो भी होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स। ये साथ ही साथ और भी कई मटेरियल्स के मूवमेंट को प्रिवेंट भी करती है ताकि सेल को कोई हार्म ना हो। द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे नाम लिया है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी वो मेम्ब्रेन जो बहुत ही सेलेक्टिवली हर चीज़ को परमिशन देता है, अलाउ करता है इन आने के लिए या आउट जाने के लिए। बहुत ही सेलेक्टिव होता है अपने फंक्शन में, इसीलिए इसको हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टेक प्लेस इनटू द सेल। अब इसमें पूछा है कि सब्सटेंस जो मूवमेंट होता है वो सेल में होता कैसे। हाउ डू सब्सटेंस मूव आउट ऑफ द सेल। क्या उसमें कोई छेद होता है या कोई ऐसे टनल बनाया होता है कि भाई यहाँ से निकलेगा खाना। देखते हैं इस बारे में। सम सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। हमने डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा हुआ है, और आपकी जो साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, वो भी मैंने अपनी प्लेलिस्ट में डाला है, उसमें मैंने डिफ्यूजन की बात भी की थी। तो डिफ्यूजन क्या होता है, ये वो प्रोसेस होता है जिसमें कुछ सब्सटेंसेस की बात की गई है, सारे सब्सटेंसेस की बात नहीं की गई है। कौन कौन आता है उसमें, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या हमारा ऑक्सीजन हो गया, जो हमारे सेल में अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, यानी या तो इन होंगे या आउट होंगे, तो उस सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो मूवमेंट होती है उसके प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। वी हैव studied the process of diffusion in earlier chapters also. We saw that there is a spontaneous movement of substance from a region of high concentration to a region where its concentration is low. Yes, जहाँ पर भी concentration high होगा तो वो substance जो है वो कहाँ जाने की कोशिश करेगा, जहाँ पर concentration low होगा, है ना। मान लीजिए आपके पास 2 ग्लास ऑफ वाटर है, एक ग्लास पानी भरा है और एक ग्लास पानी खाली है, तो आप क्या करेंगे, जिसमें भरा है उसमें पानी डालेंगे या फिर जिसमें नहीं है उसमें, तो भरे में से आप खाली वाले ग्लास में पानी डालने की कोशिश करेंगे ना। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग जो भी मैं आपको समझाना चाहती हूँ। तो वही होता है कि जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से वो मूव करेगा जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कम है, ताकि जो बैलेंस हो वो बना रहे। Something similar to this happens in cells
when, for example, some substances like CO2, which is cellular waste and requires to be excreted out by cell, accumulates in high concentrations inside the cell. मान लीजिए ये आपका एक सेल है, यहाँ पर जो CO2 की मात्रा है, मान लीजिए ये आपका सेल है और ये आपका आउटर एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर CO2 की मात्रा ज़्यादा है और यहाँ पर CO2 की मात्रा कम है। तो सेल में CO2 एक वेस्ट की तरह ही होता है, क्योंकि सेल CO2 अपने सेल से निकालने की कोशिश करता है। CO2 का ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए हानिकारक होता है, इसीलिए सेल क्या करता है, CO2 को रिमूव करता रहता है सेल से। तो अब अगर सेल में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो सेल से CO2 आउटर एटमॉस्फेयर में जाएगा तो वो बैलेंस हो जाएगा। इससे क्या होता है कि जो वेस्ट होता है वो भी निकल जाता है और साथ ही साथ बैलेंस भी मेंटेन रहता है। In the cell's external environment, the concentration of CO2 is low as compared to the inside cell. As soon as there is difference of concentration of CO2 inside and outside of the cell, CO2 moves out of the cell. क्योंकि दोनों के concentration में difference है, इसीलिए CO2 जो है वो outer चला जाता है, from the region of high concentration to the region of lower concentration, and इसी process को हम diffusion क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इसे हम diffusion कहते हैं। Similarly, O2 enters the cell by the process of diffusion when the level of concentration of O2 inside the cell decreases. ऐसे ही सेल को O2 की ज़रूरत होती है, तो जब आउटर एटमॉस्फेयर में CO2 ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो जाए और सेल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाए तो डिफ्यूजन होता है और O2 हमारा सेल के अंदर एंटर करता है by the process of diffusion. Thus, diffusion plays an important role in gaseous exchange between the cells as well as the cell and its external environment. यानी diffusion बहुत important role play कर रहा है CO2 and O2 के concentration के लिए by the process of diffusion, और outer और cell के environment के O2 and CO2 को balance को maintain करने में diffusion बहुत ही important function है। Water also obeys the laws of diffusion. The movement of water molecules through such a selectively permeable called, अब यहाँ पे बात की गई है कि वाटर जो होता है हमारा, वाटर भी सेम ही तरीके से लॉ ऑफ डिफ्यूजन को फॉलो करता है और उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं, जहाँ पे लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉन्सेंट्रेशन जहाँ हाई है वहाँ से कॉन्सेंट्रेशन जहाँ लो है वहाँ पे वाटर जाता है बाय द process called osmosis and through selectively permeable membrane, which is plasma membrane or cell membrane. The movement of water across the plasma membrane is also affected by amount of substance dissolved in water. लेकिन water का movement प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इफेक्ट हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है, परेशानी हो सकती है पानी को सेल के अंदर आने में या सेल से बाहर जाने में। क्या परेशानी है इनको? परेशानी इनकी ये है कि वाटर में कुछ डिसॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं। जैसे कि आपने देखा है डिसॉल्व सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, जो पानी के अंदर घुल जाते हैं, जैसे कि पानी नमक का मिक्सचर, चीनी और पानी का मिक्सचर, ये एक डिसॉल्व्ड सॉल्यूशन ऑफ वाटर है ना। ऐसे ही सेल के केस में भी होता है कि वाटर में कुछ डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस हो रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि चीनी और पानी मिक्स हो रहा है, मैंने सब्सटेंस का नाम लिया है, तो इट कैन बी एनीथिंग। तो वो होता है जो इफेक्ट करता है वाटर के मूवमेंट को। Thus, osmosis is the passage of water from a region of high water concentration through a selectively permeable membrane to a region of low water concentration till equilibrium is reached. यानी इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बराबरी, यानी इक्वलिटी, यानी इक्वल। तो इक्वल यानी एनवायरमेंट, जो आउटर और इंटरनल एनवायरमेंट और एक्सटर्नल एनवायरमेंट है हमारे, हम यहाँ पे एनवायरनमेंट का मतलब सेल से कर रहे हैं। आप बाहर के एनवायरनमेंट को मत सोचने लगिएगा, यानी हमारा जो सेल है उसे लेंगे हम, और सेल के बाहर का जो वातावरण है उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो सेल के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है या तो वो ज़्यादा या कम है, और सेल के बाहर का एटमोस्फियर या तो वो ज़्यादा या कम है। तो हमारा जो
कॉन्सेंट्रेशन होता है उसको हम कॉन्सेंट्रेशन लेवल बोलते हैं। उसी तरीके से इक्विलिब्रियम यानी बराबरी मेंटेन करने के लिए ये हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन वाला फंडा चलता है, जिसको हमने वाटर के केस में ऑस्मोसिस नाम दिया है और CO2 और O2 के केस में हमने डिफ्यूजन नाम दिया है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आने वाले हैं, तो उन्हें आप अभी ध्यान से समझ लीजिए। व्हाट विल हैपन इफ यू पुट एन एनिमल सेल और प्लांट सेल इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट। ये एक्चुअली एक एक्टिविटी है जिसे हम लैब में करते हैं, तो आप चाहें तो इसे परफॉर्म करके देख भी सकते हैं लैब में। फिलहाल के लिए अभी इसे समझ लीजिए। देखिए, हमने कोई भी सेल लिया, चाहे वो एनिमल सेल हो या वो प्लांट सेल हो, ठीक है। उस सेल को हमने किस सोल्यूशन में रखा है, या तो हम उसे शुगर और वाटर के सोल्यूशन में रखेंगे या सॉल्ट और वाटर के सोल्यूशन में रखेंगे, अवेलेबिलिटी के हिसाब से जो भी चीजें अवेलेबल हो आपके पास, या आप दोनों को भी ट्राई करके देख सकते हैं, फार मोर बेटर है वो। तो चलिए हम देखते हैं। तो अगर हमने ऐसा कोई केस किया तो 3 चीजें होने की संभावना है। पहली संभावना ये है कि, तो जो पहली संभावना है वो ये है, इफ द मीडियम सराउंडिंग्स द सेल हैज अ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन देन द सेल, मीनिंग दैट आउटसाइड solution is very dilute, the cell will gain water by osmosis। इसका कहने का मतलब ये है कि मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन। इसका मीडियम का मतलब है कि जो आउटर एटमॉस्फेयर है, यानी जो सेल है वहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी कम है सेल के अंदर, और सेल के बाहर सेल वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हुआ। अगर ऐसा हो रहा है तो सेल हमारा ऑस्मोसिस होगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि वाटर की बात की गई है तो ऑस्मोसिस ही होगा। तो ऑस्मोसिस के थ्रू जब ऑस्मोसिस होगा स्टूडेंट्स, तो सेल में क्योंकि पानी की मात्रा कॉन्सेंट्रेशन कम था तो पानी सेल के अंदर जाएगा, और लेकिन ऑस्मोसिस होगा तो मूवमेंट तो वाटर का दोनों डायरेक्शन में होगा, इस आउटर और इनसाइड दोनों डायरेक्शन में होगा। लेकिन क्योंकि हमारे सेल के अंदर पानी की मात्रा कम है, तो मैंने वही कहा कि जो कॉन्सेंट्रेशन का फंडा होता है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन तक होता है, इसीलिए पानी जो है वो लो कॉन्सेंट्रेशन जहां पर होगा ना वहां पे जाएगा। तो जब वो लो कॉन्सेंट्रेशन पे जाएगा तो हमारा जो सेल है वो स्वेल हो जाएगा, यानी वो फूल जाएगा। तो जो सोल्यूशन बना उस सोल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोलेंगे। हाइपोटोनिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें मीडियम जो होता है उसमें वाटर ज्यादा होता है सेल्स की एज कंपेयर टू सेल। तो ऐसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस जब हम लेते हैं तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शंस। हमने पता है कि डायरेक्शन तो दोनों डायरेक्शन में पानी मूव करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, बट क्योंकि सेल में पानी की कमी है तो पानी सेल के अंदर जाने की कोशिश करेगा। कॉन्सेंट्रेशन वाला फंडा फिर से आ रहा है यहाँ पे। तो नेट ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा कि हमारा सेल स्वेल हो जाएगा, यानी हमारा सेल मान लीजिए पहले ऐसे था, जैसे पतला सा था, तो वो फूल जाएगा जब उसमें पानी मिलेगा। हमारी दूसरी संभावना ये है कि इफ द मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कॉन्सेंट्रेशन एज द सेल देन देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। इसका मतलब है कि मान लीजिए हमने जो हमारा जो सोल्यूशन है उसमें सेल का वाटर कॉन्सेंट्रेशन और आउटर मीडियम का कॉन्सेंट्रेशन में वाटर जो है वो इक्वल ही है, तो यानी मूवमेंट होगा ही नहीं उसे। ऐसे पहली बात तो हम ऐसे सोल्यूशन को आइसोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं, और water crosses the cell membrane in body directions, but the amount going in is the same as the amount going out, so there will be overall no movement of water and सेल हमारा it will stay the same size, यानी सेल का साइज जो था वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। हमारी तीसरी संभावना है इफ द मीडियम हैज अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, मीनिंग दैट इट इज वेरी कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हमारा सेल, उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, यानी जो हमारा पानी है उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है, और आउटर एटमोस्फेयर से अगर हम आउटर एनवायरनमेंट से अगर हम उसे कंपेयर करें तो ऐसे सोल्यूशन को हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहते हैं, और ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होता है। हाइपरटोनिक सोल्यूशन मतलब हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, और ऐसे में हमारा सेल श्रिंक ही होगा क्योंकि पानी जो है वो सेल से बाहर की तरफ ही निकलेगा थ्रू ऑस्मोसिस। आई होप ये तीनों पॉइंट्स आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए हैं। ऑस्मोसिस का सारा कॉन्सेप्ट, डिफ्यूजन का सारा कॉन्सेप्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और आप बिलीव कीजिए कि आपको सिर्फ अभी की क्लास में यूज़ नहीं होंगे, ये आने वाली आपकी हर आगे की क्लासेस में और भी डीपली आप इसे पढ़ेंगे। तो बेसिक जो इसका मीनिंग है इसे आप इसी चैप्टर में आज के आज ही समझ लीजिए। कोई डाउट हो तो पूछ भी लीजिएगा, मगर इस टॉपिक को आप पूरे अच्छे तरीके से समझ लीजिए।
यहाँ पे कुछ एक्टिविटी करके दिखाया है। इस एक्टिविटी को आप अपने बुक में एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ भी जाएंगे आप। एक्टिविटी पे हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि एक्टिविटी हम यहाँ पे कर नहीं रहे हैं। यहाँ पे हम बेसिकली कंसेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स एंड मोस्ट प्लांट सेल्स टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। अब ये एक फैक्ट की बात हो गई कि जितने भी यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर होते हैं, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म यानी वो ऑर्गेनिजम्स जो फ्रेश वाटर होते हैं, फ्रेश वाटर लिविंग होते हैं, और मतलब उनका हैबिटेट फ्रेश वाटर होता है और वो यूनिसेलुलर होते हैं। एंड कुछ प्लांट सेल्स वो बेसिकली ऐसे केसेस में वाटर गेन ही करते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनके जो रूट्स होते हैं वो ज़मीन से पानी को खींचते हैं और प्लांट को देते हैं, यानी प्लांट के पूरे बॉडी पार्ट को देते हैं। तो ये एक ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है। तो वो पानी रूट्स कैसे लेता है? ऑस्मोसिस से लेता है। आई होप अगर आप अब आपसे कोई पूछे तो आप बता पाएंगे कि ऑस्मोसिस क्या है। Thus, diffusion is important in exchange of gases and water in life of a cell. In addition to this, the cell also obtains nutrition from its environment. Different molecules move in and out of the cell through a type of transport required use of energy. जैसे कि डिफ्यूजन होता है गैसेस के एक्सचेंज के लिए, ऐसे ही ऑस्मोसिस होता है वाटर के एक्सचेंज के लिए। मगर कुछ ऐसे भी प्रोसेस होते हैं जिनके थ्रू हम जो सेल्स होती है उनको जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है उसको या तो वो इनसाइड ले सकता है, और जो यूजलेस चीज़ें होती हैं उन्हें वो एक्सक्रीट कर सकता है। कौन? सेल। तो चलिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। कहानी ये है स्टूडेंट कि ये एक सेल है, ये न्यूक्लियस ले लेते हैं, ये सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, और ये अंदर के कुछ ऑर्गेनेलीज हो गए, और ये हमारा एक सेल है। इस सेल को लगी भूख, तो इसने क्या किया, यहाँ पे देखा कि कुछ खाने के पार्टिकल्स पड़े हैं। अब इसने सोचा कि इस पार्टिकल्स को खा लिया जाए। तो अब इसने क्या किया, इसने अपना एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना लिया इस तरीके से, और इन स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया वेसिकल। अब इसने क्या किया, इस फूड को अपने अंदर लिया, और इस सेल ने अपना जो मुंह है, माउथ है, उसको बंद कर लिया, एनगल्फ कर लिया। क्या किया? एनगल्फ कर लिया। एनगल्फ मतलब होता है निगलना। एनगल्फ मतलब होता है निगलना। तो उसने उसे निगल लिया। अब वो सेल वापस से नॉर्मल की तरह हो गया। यहाँ पे उसका न्यूक्लियस और ये उसके वेसिकल्स जहाँ पे उसने वो फूड लिया, फूड पार्टिकल्स लिए थे। अब वो इसे धीरे धीरे डाइजेस्ट कर लेगा और यूज कर लेगा। स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं हम इसे? एंडोसाइटोसिस। इसका मतलब है कि न्यूट्रिशन जो सेल को चाहिए वो उसे अंदर लेने के लिए वेसिकल्स बनाती है और उसके बाद उस फूड पार्टिकल को अंदर ले लेता है। ऐसे ही इसी का उल्टा होगा एक्सोसाइटोसिस, लेकिन इसके बारे में बात अभी नहीं की गई है, तो मैं इसके बारे में अभी आपको नहीं बताऊंगी। एक्सोसाइटोसिस की अगर हम जब बात करेंगे आगे, तो उसमें बात करेंगे कि सेम स्टेप से सेम इसी तरीके का वेसिकल फॉर्म करके फूड पार्टिकल आउट होते हैं। उसमें हमने एंडोसाइटोसिस में हमने इन की बात की थी, इधर हम आउट की बात करेंगे, इनकी बात नहीं करेंगे। ये होता है एंडोसाइटोसिस स्टूडेंट्स, जो मैंने अभी आपको बताया, इसे एंडोसाइटोसिस कहते हैं। इस तरीके का ये वेसिकल फॉर्म करता है। आगे हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। अभी इसको वैसे सूडोपोडिया कहते हैं, लेकिन अभी आपके बुक में इसकी बात अभी नहीं की गई है, तो इसके बारे में आप मत देखो। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है स्टूडेंट्स, ये फूड पार्टिकल है, और यहाँ पे इसने वेसिकल ऐसे सेल ने बनाया है, और बाद में इसको वो अपने फूड वैक्यूल में ले लेगा।
ये इस तरीके से अलग अलग टाइप का है ये। तो आप, आई होप कि एंडोसाइटोसिस अब आपको क्लियर हो। वहीं यहाँ पे बात की गई है कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायर द यूज ऑफ एनर्जी। लेकिन जब कोई सब्सटेंस सेल के इन और आउट जाता है तो उसमें सेल को थोड़ी एनर्जी की ज़रूरत होती है ट्रांसपोर्ट के लिए, क्योंकि थोड़ी मेहनत तो लगेगी ही। पानी में और एयर एक्सचेंज में उतना मेहनत नहीं लगेगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट सब्सटेंस में किसी सब्सटेंस या किसी मॉलिक्यूल को मूव करने के लिए हो। सो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो किस चीज़ से बना होता है, वो लिपिड्स और प्रोटीन से बना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स और प्रोटीन से बना हुआ होता है जो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है और मूवमेंट अलाउ करता है। हाउएवर वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लेकिन हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ऑफ कोर्स इतनी आसानी से नहीं दिखेगा, क्योंकि हमें तो सेल का भी स्ट्रक्चर, हमें तो टिश्यू भी बड़े मुश्किल से दिख रहे हैं, फिर हम सेल कैसे देखेंगे, फिर हम उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर के हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को कैसे अपनी नेकेड आइज से देख पाएंगे, राइट? So the flexibility of cell membrane also enables the cell to engulf in food and other materials from its external environment। जो भी चीज़ों को सेल को लेना है, या चाहे वो फूड ही क्यों ना हो या कोई दूसरा मटेरियल हो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल को लेना है, उसको वो एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस से लेती है। अमीबा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इस प्रोसेस का, क्योंकि वो अपने फूड को इसी तरीके से लेता है। कुछ एक्टिविटी दी है, उस एक्टिविटी पे हम नहीं जाएंगे, हमें क्वेश्चन से मतलब है, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाउ डू सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल, डिस्कस। देखिए हमने अभी बात की कि CO2 और या O2 हो, वो डिफ्यूजन का एक प्रोसेस होता है, उस डिफ्यूजन के प्रोसेस से इन और आउट मूव करता है, और जो हमारा वाटर होता है वो ऑस्मोसिस के प्रोसेस से इन और आउट मूव करता है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो बहुत ही सेलेक्टिव होता है कि क्या कौन सा सब्सटेंस ऐसा है जो इन जाना चाहिए, या कौन सा सब्सटेंस ऐसा है जो मूव होना चाहिए। वो परमिशन को अलाउ करता है, वो मूवमेंट अलाउ करता है और परमिट करता है, जिसके कारण सेल्स में मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। अगर वो अलाउ नहीं कर रहा है किसी सब्सटेंस को तो मूवमेंट नहीं होगा। इसीलिए इसे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही सेलेक्टिव होता है। So students, I think this much is enough for today. Make sure you like and share my videos with friends and family. और यहाँ से जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको मिल जाए। तो फिर मिलते हैं नई एनर्जी के साथ नए वीडियो में। सेल वॉल से हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ ऑफ कोर्स। बाय, सी यू सून।